हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कुसुम नेट क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं पिछले लेक्चर से पेपर 1 पर एक सीरीज़ चला रहा हूं, स्पेशली कम्युनिकेशन चैप्टर पे। तो अब चूँकि एग्ज़ाम हमारा बहुत नज़दीक आ गया है और कुछ ही दिन में एग्ज़ाम का डेट भी है, तो इसको लेकर के मैंने सोचा कि आपको पेपर 1 के जो प्रीवियस ईयर के जितने भी सवाल अब तक पूछे गए थे, मैं उनका आपको जितना संभव हो सकता है मुझसे उतना आपको प्रैक्टिस करवा दूं। तो आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं दिसंबर 2012 का पेपर 1 का सवाल। और इस क्वेश्चन पेपर में हम लोग मैथ वाला जो सेक्शन है और डीआई जो पूछा जाता है और रीजनिंग का सेक्शन है, उस सेक्शन को छोड़ करके बाकी हर सवाल पे हम लोग चर्चा करेंगे, बारी बारी से उसका डिस्कशन करेंगे। तो आइए आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में और ध्यान से देखिएगा, आप लिखते चलिएगा तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा इस वीडियो का। तो आइए देर नहीं करते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। पहला सवाल है दोस्तों आज का हमारा, आप देखेंगे हिंदी अंग्रेजी आपको जिसमें सुविधा हो आप दोनों में देख सकते हैं। पहला सवाल हमारे पास है, अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन की किन शब्दों से व्युत्पत्ति हुई है। द इंग्लिश वर्ड कम्युनिकेशन इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड्स, किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो आप जब मैं कम्युनिकेशन पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि कम्युनिकेशन शब्द का जो ईजाद है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है कम्युनिस, जिसको कम्युनिकेयर भी कहते हैं। ठीक है, कम्युनिस और जिसको कम्युनिकेयर भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये हमेशा रिपीट किया जाता है 1 साल 2 साल 6 महीने बाद ये सवाल, इसीलिए इसको पूरे तरीके से आप ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा ए, कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर। दूसरा सवाल, चीनी सांस्कृतिक क्रांति नेता माओ जेदांग द्वारा जन समूह से बातचीत किए जाने वाले कम्युनिकेशन के प्रकार को क्या कहते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो मैं जब पढ़ा रहा था तो आपको मैंने एक मास कम्युनिकेशन पढ़ाया था। मास का मतलब मैंने बताया था लार्ज लेवल का एक पीपल गैदरिंग। ठीक है, तो मास का मतलब, अब जब मास कम्युनिकेशन आप पढ़ेंगे जो जर्नलिज्म में पढ़ना होता है तो उसमें आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर आप बस इतना समझिए कि मास का मतलब पीपल गैदरिंग है। और जब कोई भी सांस्कृतिक क्रांति हो या किसी भी तरीके का रिवॉल्यूशन हो, कोई भी नेता हो, जब तक वो लार्ज पीपल गैदरिंग से बात नहीं करेगा तब तक कैसे वो क्रांति के बारे में सोच सकता है। इसलिए जब वो कम्युनिकेट करेगा तो उनका जो कम्युनिकेशन होगा वो मास लाइन कम्युनिकेशन कहा जाएगा। ठीक है, तीसरा सवाल पे आते हैं और तीसरा सवाल है, आत्माओं और पूर्वजों से बातचीत करने को कहते हैं तो क्या कहते हैं। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो कहता है, कन्वर्जिंग विथ द स्पिरिट्स एंड एंसेस्टर इज टर्म्ड एज ट्रांसपर्सनल, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, फेस टू फेस। अब आप इसको समझिए, मैंने बताया था कि इंट्रापर्सनल का मतलब होता है खुद से बात करना, लेकिन मेडिटेशन नहीं। इंटरपर्सनल का मतलब 2 या 2 से अधिक से बात करना, और फेस टू फेस का मतलब आप किसी से बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब आप पूर्वजों से बात करेंगे, अपने एंसेस्टर से बात करेंगे आंख बंद करके, तो वो कभी भी फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होगा, इंटरपर्सनल नहीं होगा, इंट्रापर्सनल भी नहीं होगा, वो ट्रांसपर्सनल होगा। क्योंकि आप मेडिटेट के माध्यम से, जब तक आप आध्यात्म नहीं करेंगे, जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं जा सकते हैं बैक। इसलिए ये जो कम्युनिकेशन होगा उसको ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाएगा। चौथा जो आज का सवाल है वो है, द लार्जेस्ट सर्कुलेटेड डेली न्यूज़पेपर अमंग द फॉलोइंग इज, कहता है कि आप ये बताइए कि सबसे ज़्यादा किस अखबार का, किस न्यूज़पेपर सर्कुलेट किया जाता है पूरे भारत में। ठीक है, अब इसका जो आंसर होगा दोस्तों, आप जब पेपर पढ़ते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, तो अब तो सारे अखबार के ऊपर लिखा रहता है भारत का सबसे ज़्यादा बिका जाने वाला अखबार, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो होगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। आप देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पे जो चारों अखबार का नाम है ये सब के सब इंग्लिश अखबार के नाम है। तो अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा अखबार अभी भी इंडिया में जो बिकता है उसका नाम है द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, आज का 5वां सवाल हमारे पास, भारत में मूक फीचर फिल्म के प्रथम पथ प्रदर्शक कौन थे। द पायनियर ऑफ द साइलेंट फीचर फिल्म इन इंडिया
ठीक है। अब ये पथ प्रदर्शक का मतलब है कि वो उनके डायरेक्टर कौन थे उस फिल्म के, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे कि जब पहली बार अपने यहाँ मुख्य फिल्म जो आया था जिसमें हम लोग बोलते नहीं थे, जो सिर्फ पिक्चर के माध्यम से उसमें सारे काम होते थे, तो सबसे पहली बात, चूँकि B.R. चोपड़ा इधर के ही हैं, सत्यजीत रे जो हैं दादा साहब फाल्के के बाद के व्यक्ति हैं, और ये कब की बात हो रही है, जब हमारे मूवी में आवाज़ नहीं था, तो उस समय जो शुरुआत किया था वो दादा साहब फाल्के साहब ने किया था। और आज भी ये ध्यान रखिएगा कि फिल्म का जो सेक्टर है, उस फिल्म के सेक्टर में सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के के नाम से दिया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। छठा जो हमारा क्वेश्चन है, शिक्षक का क्लास में कम्युनिकेशन किस सिद्धांत पर निर्भर होता है, ठीक है। अंग्रेजी पढ़ते हैं, क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ अ टीचर रेस्ट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंफोटेनमेंट, एडुटेनमेंट, इंटरटेनमेंट या पावर एजुकेशन। आप देखेंगे इसमें कि ये है पहला जो है इंफोटेनमेंट। इंफोटेनमेंट का मतलब क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन प्लस इंटरटेनमेंट। और एडुटेनमेंट का मतलब एजुकेशन प्लस इंटरटेनमेंट, ठीक है। और इंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ इंटरटेनमेंट, और पावर एजुकेशन। तो ये आप देखें, जैसे मान लीजिए कि आप शिक्षक हैं स्कूल में, तो आप इंटरटेनमेंट के माध्यम से लोगों को इंटरटेन कर करके, बच्चों को उसको इंटरेस्टिंग वे में बना करके आप उसको एजुकेशन देने का काम करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो एजुकेशन प्लस इंटरटेनमेंट अर्थात एजुटेनमेंट, ठीक है, एजुटेनमेंट होगा। सातवां सवाल है, अच्छा सातवां तो मैथ का सवाल है, तो मैंने बोला था मैथ अब मैं बाद में बताऊंगा, चूँकि मैथ आपको पढ़ाया नहीं हूँ, तो आप मैथ बाद में हम लोग पढ़ेंगे, इसको रहने देते हैं। आठवां को भी रहने देते हैं, 9वां रहने देते हैं, 10वां रहने देते हैं, 11 रहने देते हैं, और 12 को भी रहने देते हैं, ठीक है, 13 भी रहने देते हैं, और उसके बाद नहीं, चलिए 13 पे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। 13 नंबर सवाल जो है वो क्या है, ऐसे इस तरीके के सवाल जो हैं 3 से 4 हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं स्टेटमेंट बेस्ड जो सवाल होता है, स्टेटमेंट के आधार पे कंक्लूजन, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट हमारे पास है वो है, बैंक लॉकर भी सुरक्षित नहीं है, चोर उन्हें तोड़कर आपकी संपत्ति ले जा सकते हैं, लेकिन चोर स्वर्ग में नहीं जा सकते, अतः आपको अपनी संपत्ति स्वर्ग में रखनी चाहिए, ठीक। कथन दूसरे पे आते हैं, मनुष्यों के शरीर के रंग में अंतर सूर्य से दूरी के कारण होता है, किसी चिरस्थायी विशेषता के कारण नहीं। शरीर का रंग शरीर पर सूर्य और उसकी किरणों की प्रतिक्रिया का परिणाम है। ये बात तो सही है दोस्तों, यदि आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा कि हमारा शरीर का जो कलर है वो ज्योग्राफिकल कंडीशन, जैसे हमारा कंट्री लोकेटेड है कर्क रेखा के नीचे, तो उसी तरीके से यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ेगी वहाँ पे ऑब्वियसली लोग काले होंगे, यानी कि सूर्य का इफ़ेक्ट हमारे शरीर के जो हमारा स्किन है उसके कलर पे पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं इसके ऑप्शन के रूप में। पहला स्टेटमेंट भी क्या है, बैंक लॉकर भी सुरक्षित नहीं है, चोर उन्हें तोड़कर आसानी से आपकी संपत्ति ले जा सकते हैं, ये बात भी सही है, लेकिन चोर स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं, ठीक है, ये बात तो सही है, ठीक है। लेकिन अब आते हैं ऑप्शन, देखते हैं हम लोग ऑप्शन में क्या कहता है। ऑप्शन नंबर ये है, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही तर्क हैं, ठीक है। कथन 1 तर्क है किंतु अभिकथन 2 तर्क नहीं है, अभिकथन 2 नहीं है। ऑप्शन सी है, अभिकथन 2 तर्क है किंतु अभिकथन फर्स्ट नहीं है। और ऑप्शन डी है, दोनों ही अभिकथन तथ्यों का स्पष्टीकरण है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, अभिकथन फर्स्ट जो है वो आप देखेंगे कि तार्किक माध्यम से इन्होंने बताया है, ठीक है, तार्किक माध्यम से इन्होंने बताया है, लेकिन अभिकथन जो 2 है हमारा वो लॉजिकल नहीं है, ठीक है। अभिकथन जो 2 है हमारा वो लॉजिकल नहीं है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्थात ये अभिकथन 1 तर्क है और अभिकथन 2 नहीं है, ठीक है। अब आते हैं सवाल नंबर 14 पे, और ये सवाल दरअसल लॉजिकल रीजनिंग के हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं, इसको रहने देते हैं, ठीक है। और आगे आते हैं सवाल नंबर 15 पे। 15वां सवाल जो हमारा वो है,
एक स्टिपुलेटिव डिफिनेशन, ये भी लॉजिकल रीजनिंग का सवाल है। ये लॉजिकल रीजनिंग जब मैं पढ़ाऊँगा तो इस तरीके के सवाल में आपको थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आप इसको समझ सकते हैं, आप समझने की स्थिति में हैं। कहता है कि एक स्वनिर्मित परिभाषा होती है। जैसे आप अपनी तरफ से कोई परिभाषा बनाते हैं तो क्या वो हमेशा सही होता है, क्या वो हमेशा गलत होता है, या फिर कभी सत्य होता है कभी असत्य होता है, या न सत्य होता है नहीं असत्य होता है। तो एक चीज़ तय है दोस्तों, या तो वो सत्य होगा या असत्य होगा, यानी कि ऑप्शन डी तो खत्म हो गया, ठीक है। अब सदैव सत्य होगा ये भी गलत बात है, सदैव असत्य होगा ये भी गलत बात है। कभी वो सही भी हो सकता है, कभी वो गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। और 16 नंबर जो सवाल है वो कहता है प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कोड में दिए गए उचित विकल्प का चयन कीजिए। जैसे परीक्षक का संबंध परीक्षार्थी से है, अधिवक्ता का संबंध मुवक्किल से है, उसी तरीके से गुरु का संबंध किससे होगा, तो गुरु का संबंध ऑब्वियसली शिष्य से होगा, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला जो सवाल है वो यह है कि यदि इस कथन को, अच्छा ये भी लॉजिकल रीजनिंग का सवाल है और इसको मैं जब पढ़ाऊंगा तब आप समझेंगे इसको तो ज़्यादा समझ में आएगा, अभी इसको रहने दीजिए। ये भी लॉजिकल रीजनिंग का सवाल है, डिटेक्टिव स्टेटमेंट का, जो डिडक्टिव और इंडक्टिव उसमें 2 स्टेटमेंट होते हैं, तो आप ऐसे भी समझेंगे नहीं। और ये तो DI है जो 5 नंबर का हमेशा पूछा जाता है, 10 नंबर का 5 सवाल रहते हैं, तो ये भी मैं आपको बताऊँगा, बड़े विस्तार में बताऊँगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 25 पे। और 25 में क्या है, ALU का अर्थ क्या है, मतलब ALU स्टैंड फॉर, ये दरअसल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का सवाल है। ये फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वो आपको याद करना पड़ेगा। तो ALU का मतलब होता है दोस्तों अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा, सवाल अक्सर पूछा जाता है। इसका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। जिस तरीके से CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसी तरीके से ALU होता है, ठीक है। ALU का फुल फॉर्म क्या होगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। और 26 सवाल जो है कहता है एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पे बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है। अब बताइए, कंप्यूटर में एक हिस्सा होता है जहाँ पे ढेर सारे चिप्स लगे होते हैं, ठीक है, जिसको आप GB वगैरह में, जिसमें आप मूवी वगैरह डाउनलोड करते हैं, स्टोर कर करके रखते हैं, वो कहाँ पे लगा हुआ होता है, उसका वो जिसको जो बोलते हैं दोस्तों वो इनबिल्ट होता है मदरबोर्ड में, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड दरअसल कंप्यूटर का जान होता है। आगे आते हैं और सवाल है 27 सवाल ये है, कंप्यूटर वायरस है, ठीक है। कंप्यूटर वायरस है क्या, हार्डवेयर, बैक्टीरिया, सॉफ्टवेयर, या इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर दोस्तों एक वायरस का भी नाम है, ठीक है, और वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर है ना, ठीक है। वो किस तरीके का है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर हमेशा इनबिल्ट होता है, उसको आप बाहर से नहीं लगाते हैं। और जो भी चीज़ आप कंप्यूटर में बाहर से लगाते हैं वो सब का सब हार्डवेयर होता है, जिसको आप छू सकते हैं वो सारा का सारा हार्डवेयर में आता है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर उसमें इनबिल्ट प्रोसेस है, जैसे आपका मदरबोर्ड, ठीक है। अब ये जो अगला सवाल है ये बाइनरी से है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये बहुत इजी है, ये हमेशा 1-2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। इसको MS वर्ड ऑफिस, ये भी कंप्यूटर से सवाल है, इसको भी रहने देते हैं हम लोग। और आगे आते हैं हम लोग, ये जो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से सवाल है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन का स्रोत है, ऑप्शन A आर्द्र स्थल, फोम उद्योग, या तापीय विद्युत संयंत्र, अर्थात अंग्रेजी में पढ़ते हैं वेटलैंड्स, फोम इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट्स, या सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। तो आप इसमें बारीकी से जब देखेंगे तो पता चलेगा मीथेन का जो सोर्स होता है दोस्तों वो वेटलैंड्स होता है, आर्द्र स्थल, जहाँ पे भीगी हुई ज़मीनें होती है, जहाँ पे नमी होता है, वहाँ पे मीथेन निकलता है। जैसे गोबर से मीथेन गैस का प्रवाह होता है, ठीक है। गोबर मीथेन गैस का बहुत बड़ा सोर्स है। आगे आते हैं सवाल नंबर 32 पे। और 32 सवाल जो है जापान में
मिनामाता आपदा किसके प्रदूषण के कारण आया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, जापान में जो मिनामाटा डिजास्टर आया था वो मरकरी, जिसको हिंदी में आप पारा बोलते हैं, उसके वजह से आया था। और 33वां नंबर जो सवाल है वो है जैव आवर्धन का तात्पर्य किसकी वृद्धि से होता है, अर्थात बायोमैग्निफिकेशन जो है वो किस तरीके से बढ़ता है, किसके वजह से बढ़ता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों पहला ऑप्शन है जीवित जीवों में, अर्थात जो जिंदा जीव हैं में उनमें प्रदूषकों की सांद्रता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर नंबर ऑफ स्पेसीज, या फिर साइज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर बायोमास। ठीक है, अब इसमें आपको ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन चूज करने के लिए इसमें क्या करना होगा, बायोमैग्निफिकेशन एक प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें जब सांद्रता बढ़ता है, उनका जब कंसंट्रेशन बढ़ता है, उसी से बायोमैग्निफिकेशन की प्रक्रिया जो है वो तेज़ होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि ये 2012 में पूछा गया, तो बहुत सारे सवाल कभी रिपीट भी किए जाते हैं। 34 नंबर सवाल है नागोया प्रोटोकॉल। इस तरीके के कई प्रोटोकॉल हुए हैं दोस्तों, मैं बताऊंगा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, तो उसमें सारे प्रोटोकॉल के बारे में डिटेल में बताऊंगा। आप फिलहाल इसको याद रखिए कि नागोया जो प्रोटोकॉल हुआ था वो किससे रिलेटेड था। ठीक है, वो रिलेटेड था दोस्तों बायोडाइवर्सिटी से, वो रिलेटेड था बायोडाइवर्सिटी से। और अक्सर या तो जलवायु परिवर्तन पे होता है, ओजोन क्षय पे होता है, या फिर जो खतरनाक जो अपशिष्ट निकल रहे हैं जिसकी वजह से हमारे क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ रहा है, या फिर बायोडाइवर्सिटी। इन्हीं 4-5 टॉपिक हैं जिस पे हमेशा कोई ना कोई प्रोटोकॉल होते रहता है, लेकिन नागोया जो प्रोटोकॉल है वो बायोडाइवर्सिटी पे हुआ था, याद रखिएगा। अगला जो सवाल है कहता है द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स आफ्टर फॉसिल्स फ्यूल्स कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज़ एनर्जी नीड्स इज़। अब कहता है ये दोस्तों कि भारत की ऊर्जा आवश्यकता में जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल के बाद योगदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा सोर्स कौन है। तो भारत में जितना एनर्जी जो हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके माध्यम से सारी घटनाएं हमारे यहाँ चलती है, सारे काम जो चलते हैं, उसमें से सबसे बड़ा सोर्स तो सोलर एनर्जी है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे यहाँ दूसरा सबसे बड़ा जो सोर्स है एनर्जी का, ठीक है, वो दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी उसको बोलते हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हाइड्रो पावर उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, जल ऊर्जा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, उसके बाद हाइड्रो पावर। और हाइड्रो पावर का टेक्नोलॉजी इधर ही हमने इन्वेंट किया है। जिस तरीके से जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं साइंटिफिक अप्रोच के साथ, तो हम लोग हाइड्रो पावर का इस्तेमाल ज़्यादा करते जा रहे हैं। भविष्य में हो सकता है कि ये सबसे बड़ा सोर्स बन जाए, लेकिन अभी ये दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है। पहला सबसे बड़ा सोर्स कौन है, जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स। दूसरा सबसे बड़ा सोर्स कौन है, हाइड्रो पावर यानी जल ऊर्जा। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। 36 नंबर क्वेश्चन है, कहता है भूकंपों के संदर्भ में रिएक्टर स्केल पे, रिएक्टर कहते हैं दोस्तों रिएक्टर स्केल, जिससे भूकंप के बारे में हम लोग मापते हैं कि किस लेवल का, ठीक है, किस पॉइंट तक का भूकंप आया था, कितना वो खतरनाक था, स्केल के माध्यम से हम लोग पता कर लेते हैं। तो कह रहा है कि भूकंपों के संदर्भ में रिएक्टर स्केल पे परिमाण, अर्थात जो उसका रिजल्ट है, मैग्नीट्यूड है, फर्स्ट की वृद्धि का अर्थ क्या है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है कि एक बार यदि 1 पॉइंट बढ़ता है, भूकंप कहीं पे भी आता है तो अर्थ स्केल पे 1 दिखाता है, ठीक है, तो वहाँ पे 10 गुना वृद्धि होता है। यदि 2 दिखाएगा तो 20 गुना वृद्धि होगा, 3 दिखाएगा तो 30 गुना वृद्धि होगा, इस तरीके से। तो चूंकि ये कह रहा है परिमाण 1, तो जब 1 कह रहा है इसका मतलब 10 गुना वृद्धि होगा। इसका ऑप्शन ए होगा आंसर। और 37वां जो सवाल है हमारा वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का मापक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो तैयार किया जाता है उसको किस स्टैंडर्ड पे तैयार किया जाता है, उसमें किस चीज़ की महत्ता दी जाती है, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। लेकिन किस चीज़ की महत्ता नहीं दी जाती है, किसके आधार पे नहीं किया जाता है, वो आपको यहाँ टिक करना है। तो सवाल में आप फंसिएगा नहीं कभी भी। तो फिर से आते हैं, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा लिंगानुपात। ठीक है, लिंग अनुपात एक ऐसा टॉपिक है जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नहीं जोड़ा गया है।
ठीक है, लेकिन लिटरेसी रेट को जोड़ा गया है। ठीक है, उसी तरीके से ग्रॉस इनरोलमेंट को जोड़ा गया है। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को जोड़ा गया है, लेकिन इसको नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, आते हैं 38 नंबर सवाल। कहता है निम्न में से किसके बाद भारत में कॉलेज में सर्वाधिक छात्र हैं। ठीक है, कहता है कि किस कंट्री के नंबर के बाद भारत के कॉलेज में सबसे ज़्यादा छात्र पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो है दोस्तों यूएसए। यूएसए में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं कॉलेज में, उसके बाद अपने यहाँ सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ते हैं। अगला सवाल जो हमारा है वो है भारत के महान्यायवादी के बारे में, जिसको अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। ठीक है, उनमें से आपको चुनना है कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, पहला जो है कहता है कि राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करते हैं जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हो। ठीक है, ये अब इसमें चूज करना है, ध्यान रखिएगा कौन सा कथन सही नहीं है। ये तो दोस्तों पहली बात कि ये गलत है। ठीक है, दूसरा कहता है उनको देश के सभी न्यायालयों में प्रस्तुत होने का अधिकार प्राप्त है। ये सही है। उनको लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, अब तीसरा जो है वो कह रहा है कि उनकी निश्चित अवधि होती है। ठीक है, उनकी निश्चित अवधि होती है और उनकी निश्चित अवधि होती, ये बात तो बिल्कुल सही है, उनकी निश्चित अवधि भी होती है, ये सही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा, चूँकि मैंने बताया था कि कौन नहीं है, तो एक तो मैंने पहला बताया था कि पहला नहीं है, तो एक तो ये होगा ही। अब आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपको टिक करना है। ये आप ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरीके के सवाल आएँ तो आप उसमें से किसी एक को पकड़ लें कि कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, तो जब पहला मैंने ये पकड़ लिया तो ऑप्शन में डायरेक्ट जाएंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। ऑप्शन में डायरेक्ट जाएंगे और देखेंगे कि पहला किस में है। अब चूँकि देखेंगे कि पहला इसमें भी नहीं है, पहला इसमें भी नहीं है, पहला इसमें भी नहीं है, पहला सिर्फ इसमें है, यानी कि इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, बाकी को पढ़ने का आवश्यकता भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इस तरीके के सवाल में। 40 नंबर जो सवाल है वो कहता है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भारतीय उच्च अधिकारियों से परस्पर बातचीत करते समय सरकारी टिप्पणी आदि में निम्नलिखित में से कौन से पूर्व नियोजन का प्रयोग समाप्त करना चाहते हैं। तो प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने एक प्रावधान किया था और उन्होंने कहा था कि ये जिस तरीके से ये लगा करके, जैसे हिज एक्सेलेंसी बताया जाता है ना कि राष्ट्रपति आ रहे हैं, उनकी क्या बुद्धिमत्ता है, उनके बारे में थोड़ा सा परिचय दिया जाता है, फिर उनको लॉन्च किया जाता है, उनको बुलाया जाता है पोडियम पे। तो उन्होंने बोला था कि ये दरअसल इसको ख़त्म होना चाहिए। और महामहिम आप देखते होंगे कि राष्ट्रपति के आगे लगता है, तो उसके लिए ये दो चीज़ों के लिए उन्होंने अनुरोध किया था कि ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी होगा। एक तो हिज एक्सेलेंसी और दूसरा महामहिम शब्द, ये याद रखिएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 41। ये कहता है कि जब देश में इमरजेंसी लग जाता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, अभी भी देश में वैसे ही स्थिति है फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसी, तो यदि मान लीजिए कि वित्तीय आपात लग गया देश में, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है। पहला, राज्य विधानसभाओं को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, राज्य विधानसभाओं को समाप्त किया जा सकता है नहीं। ठीक है, राज्य विधानसभाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वही कानून बन रहा है और उस चीज़ को ख़त्म कर देंगे तो फिर हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बैठेंगे कहाँ, बातचीत कैसे होंगी, फिर आगे कैसे चीज़ें डील होगी। तो पहला तो इसका आंसर नहीं होगा। दूसरा, केंद्र सरकार राज्यों के बजट और व्यय को अपने नियंत्रण में ले सकती है। तो जी हाँ, इसको ले सकती है, क्योंकि जब वित्तीय आपात लग रहा है तो केंद्र सरकार राज्य के बजट को ले सकती है, क्योंकि उनको देश चलाना है। तो ये तो सही है। ठीक है, तीसरा जो है उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन को कम किया जा सकता है, बिल्कुल कम किया जा सकता है। चौथा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल नहीं। ये अनुच्छेद 32 है, जिसके बारे में बाबा साहब ने कहा था अम्बेडकर ने कि ये संविधान की आत्मा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में जिक्र किया गया है अनुच्छेद 32 में, और इसको कभी भी हटाया नहीं जा सकता है, खारिज नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी, यहाँ पर 2 और 3 दिया हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं
सवाल नंबर 42 में आपको मिलान करना है। पहला कहता है निर्धनता कम करो, इसका संबंध किससे है? मानव विकास योजना का, ह्यूमन डेवलपमेंट स्कीम, सामाजिक सहायता योजना और न्यूनतम आवश्यकता योजना। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन चारों को आपको बताना है बारी बारी से किसका संबंध किससे है। ठीक है, अब आते हैं इसका जो दोस्तों निर्धनता कम करो का जो संबंध है, इसको कम करने के लिए जो रोजगार लाया गया था, कांग्रेस के द्वारा एक प्लान लाया गया था, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी स्कीम करके, जिसको मनरेगा कहते हैं। तो ए का जो आंसर होगा दोस्तों वो 4 से जुड़ेगा। ए कहाँ से जुड़ेगा? 4 से जुड़ेगा सीधा। तो आप देख लें ऑप्शन में ए में 4 किस में है? तो एक तो फर्स्ट में है, ठीक है, और एक तो डी में है। अब आते हैं अगला पे। अगला कहता है मानव विकास योजना। ठीक है, मानव विकास योजना का संबंध, अब इसके लिए कौन सा काम किया गया? मिड डे मील लाया गया। ठीक है, इसके लिए क्या लाया गया? मिड डे मील लाया गया। ठीक, अब देखेंगे कि बी का फर्स्ट कौन है, तो बी का फर्स्ट किस में है? बी का फर्स्ट ए में ही है। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। आगे समझ लीजिए, ये तो आपको मैंने आंसर बता दिया। ठीक है, तीसरा जो सामाजिक सहायता योजना के लिए जो लाया गया था प्लान, वो एक वृद्धावस्था पेंशन चलता है 65 साल के बाद जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनको ये दिया जाता है, अभी भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये सी का सी होगा और डी का होगा न्यूनतम आवश्यकता योजना। इसके लिए जो चीज़ें बच गई, जैसे इंदिरा आवास योजना चलता है इंदिरा गांधी के नाम पे, जिनके पास घर नहीं है उनको घर बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है। तो न्यूनतम जो मिनिमम नीड स्कीम है वो इंदिरा आवास योजना के नाम से उसको जाना जाता है, IAY। तो इसका आंसर ए होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं सवाल नंबर 43 पे। 43 कहता है फॉर एन एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल लर्निंग लर्नर शुड हैव। कहता है कि कोई भी प्रभावी मतलब इम्पैक्टिव और ड्यूरेबल का मतलब यहाँ स्थायी है, स्टेबल एजुकेशन के लिए, स्टेबल एजुकेशन ग्रहण करने के लिए लर्नर को क्या करना चाहिए। ठीक है, पहला चीज़ एबिलिटी टू लर्न ओनली, इससे केवल काम नहीं चलने वाला है। रिक्वासाइट लेवल ऑफ मोटिवेशन ओनली, इससे भी केवल काम नहीं चलेगा। अपॉर्चुनिटी टू लर्न ओनली, इससे भी काम नहीं चलेगा। काम किससे चलेगा? डी से चलेगा। डिजायर्ड लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन, कहता है कि योग्यता भी होनी चाहिए और किसी चीज़ को पाने के लिए एक डिज़ायर भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। अगला सवाल कहता है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? क्या टीचर सेंट्रिक होना चाहिए, स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए, ठीक है, या फिर जनरल सेंट्रिक होना चाहिए, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक होना चाहिए? तो आप जब क्लासरूम में जाएंगे पढ़ाने के लिए तो आप शिक्षक केंद्रित यानी कि टीचर सेंट्रिक पढ़ाई करवाएंगे तो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे बच्चे। ठीक है, तो वो गलत प्रक्रिया है। स्टूडेंट सेंट्रिक हमेशा होना चाहिए। आप उनके प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, उनको जो सवाल समझ में नहीं आ रहा है, जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, उनको सेंटर में रख करके बात करना चाहिए हमेशा टीचर को। ये इसका आंसर होगा। जनरल सेंट्रिक इसीलिए नहीं होगा क्योंकि आप किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे पढ़ा रहे हैं तो जनरल बात नहीं कर सकते हैं। और टेक्स्ट बुक सेंट्रिक इसीलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि बुक आप रट्टा मरवाने के लिए नहीं गए हैं क्लासरूम में। तो ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, एक अच्छा प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो जब आप क्लासरूम में पढ़ाने के लिए जाएं तो आपका जो पढ़ाने का जो तरीका है वो वे जो होना चाहिए वो हमेशा स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं 45 जो आज का सवाल है वो है द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज़ टू। कहता है कि अध्यापन की पढ़ाने का जो सबसे बेहतर सिस्टम क्या है, सबसे बेहतर प्रणाली क्या है। ठीक है, तो पहला जो है इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन, दूसरा है आस्क स्टूडेंट टू रीड बुक्स, तीसरा है सजेस्ट गुड रेफरेंस मटेरियल और डी में है इनिशिएट अ डिस्कशन एंड पार्टिसिपेट इन इट। ठीक है, तो दोस्तों अरस्तु ने बहुत पहले एक बात कहा था कि नॉलेज का जो सही अप्रोच है ना वो डिस्कशन है। ठीक है, तो अरस्तु का उस चीज़ को याद रखिएगा। आप किसी को पढ़ाते हैं किस पर्पज़ से? नॉलेज देने के पर्पज़ से। और अरस्तु ने कहा कि नॉलेज का सही अप्रोच डिस्कशन है और ये बात सही भी है। आप अपने लाइफ में कभी इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो जब ये होता है कि जब आप पढ़ा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि डिस्कशन के माध्यम से पढ़ाएं।
ऐसा नहीं कि जा करके केवल आप विकिपीडिया की तरह इन्फॉर्मेशन दे दें, या फिर जा करके अपने बच्चों को कहें कि किताब पढ़ो सिर्फ, या फिर जा करके आप ये नहीं कि सिर्फ सजेस्ट कर दिए कि ये राइटर का किताब पढ़ लो। नहीं, आप उसके साथ पढ़ाएंगे, उसके बाद उसके साथ डिस्कशन करेंगे और आप भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे उस डिस्कशन में, और उसको अपने गाइडेंस में उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। अगला जो हमारा सवाल है 46 कहता है कि इंटरेक्शन इनसाइड द क्लासरूम शुड जनरेट, कहता है कि जो क्लासरूम में इंटरेक्शन होना चाहिए वो कि उस इंटरेक्शन से क्या निकल करके आना चाहिए, वो किस तरीके का, क्या वो आर्गूमेंट बेस्ड होना चाहिए, क्या वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड होना चाहिए, क्या वो आइडियाज़ बेस्ड होना चाहिए, या फिर कंट्रोवर्सी पे आधारित होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आप जब पढ़ाएंगे आप अपने आप को एक बेहतरीन एक आइडियल टीचर मान करके ऐसे सवाल जब भी आपके पास आएँ तो आप अपने आप को एक टीचर के रूप में एज्यूम कर लें, ऐसा मान लें कि आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद इस सवाल को सॉल्व करें। कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपके मेंटल स्टेट पे इस तरीके के सवाल डिपेंड करते हैं। तो जब भी आप सवाल जब पढ़ाएंगे तो तर्क वितर्क कम करेंगे, सूचना इन्फॉर्मेशन केवल जाकर नहीं दे देंगे, आप आइडियाज़ को प्रमोट करना चाहेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, आइडियाज़ को प्रमोट करेंगे, दूसरे के आइडिया को लेंगे, खुद के आइडिया को देंगे उनको। ठीक है, और इस तरीके से जो क्लासरूम के अंदर इंटरेक्शन होना चाहिए। अगला जो हमारा सवाल है वो है दंड न देकर बच्चे को बिगाड़ना, इसका क्या अर्थ हो सकता है। ठीक है, तो दंड न देकर बच्चे को बिगाड़ने का क्या अभिप्राय है, इससे क्या मैसेज मिलता है। ठीक है, कहता है कि क्लास में दंड पे रोक लगा देनी चाहिए, या शारीरिक दंड स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, या फिर अवांछित व्यवहार पे दंड दिया जाना चाहिए, या फिर बच्चों को छड़ी से पीटा जाना चाहिए। अब आप एक अच्छा टीचर हैं तो आप कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि दंड पे रोक लग जाए। कभी कभी ऐसे कुछ स्टूडेंट आ जाते हैं जिनको दंड देना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो आप चाहेंगे नहीं। दूसरा चीज़ कि शारीरिक दंड स्वीकार्य नहीं है, बात सही है कि शारीरिक दंड स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, और बच्चों को तीसरा जो है अवांछित व्यवहार पे दंड दिया जाना चाहिए। यदि मान लीजिए कि क्लासरूम में कोई एक स्टूडेंट है जो बहुत बदमाशी कर रहा है, ठीक है, वो आपके क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप उसको पहले समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे, बात से समझाएंगे। उसके बाद भी यदि चीज़ें नहीं संभल रही है तो आप उसको दंड देंगे। यदि वो उनका बिहेवियर यदि बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है, तो उनके उस व्यवहार को दंड दिया ही जाना चाहिए, और शारीरिक दंड नहीं देना है। ठीक है, बच्चों को छड़ी से पीटना चाहिए, तो ये शारीरिक दंड से ही रिलेटेड है, तो नहीं, ये तो गलत है, छड़ी से क्यों पीटेंगे। 48 जो है वो कहता है द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट द टीचर हैज़ इन द क्लासरूम इज टर्म्ड एज, कहता है कि किसी क्लास में शिक्षक जब कम्युनिकेट करता है तो उस कम्युनिकेशन को कौन सा कम्युनिकेशन कहते हैं। मैंने आपको कम्युनिकेशन में पढ़ाया था, आप यदि ये ध्यान में होगा तो आप इस सवाल को आंसर कर लिए होंगे, आपके मन में आंसर आ गया होगा। पहला जो है इंटरपर्सनल, दूसरा जो है मास कम्युनिकेशन, तीसरा जो है ग्रुप कम्युनिकेशन, चौथा जो है फेस टू फेस कम्युनिकेशन। अब मैंने बताया था कि जो इंटरपर्सनल होगा वो दो व्यक्तियों के बीच होगा। ठीक, मास कम्युनिकेशन में बताया था कि एक लार्ज बड़ा सा पॉपुलेशन है जिससे आप बात कर रहे हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन के बारे में हमने बताया था आपको कि एक मुश्किल से 8 बच्चों का, 10 बच्चों का, 20 बच्चों का, 30 बच्चों का एक ग्रुप है जिसको आप पढ़ा रहे हैं। और सही बात है कि स्कूल में जब आप पढ़ाते हैं क्लासरूम में तो इतना ही बच्चे होते हैं। ठीक है, 50 बच्चे, 100 बच्चे मैक्सिमम। ठीक है, तो ये जो कम्युनिकेशन होगा वो ग्रुप कम्युनिकेशन में इसका आंसर जाएगा। और ये फेस टू कम्युनिकेशन होगा ही, लेकिन यहाँ पर एक नहीं है, जो डिकोडर है, जो मैसेज को रिसीव करने वाला है, वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, इसलिए ये जो कम्युनिकेशन में चला जाएगा उसको ग्रुप कम्युनिकेशन कहेंगे। इसका आंसर सी होगा। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है किसी शोध पत्रिका की गुणवत्ता का निम्नलिखित में से कौन सा सूचक है। यदि जिससे आप रिसर्च पेपर प्रेजेंट करते हैं तो उसका क्वालिटी को जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, जो इंडेक्स बनाया गया है, जो पॉइंट निर्धारित किया है, वो किससे आप पता करेंगे। ठीक है, क्या इम्पैक्ट फैक्टर से, क्या एच इंडेक्स से, ठीक है, या फिर क्या जी इंडेक्स से, या फिर I10 इंडेक्स से, किससे करेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान, ये जब मैं रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ाऊँगा
तो ये उसमें मैं बताऊंगा। ऐसे आपको ये समझ में आ गया होगा, कॉमन सेंस लगाएंगे तो। इम्पैक्ट फैक्टर, ठीक है, उसमें इम्पैक्ट फैक्टर होता है रिसर्च जो भी पेपर प्रेजेंट करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि इसमें जो कौन कौन से फैक्टर्स हैं ज़्यादा जो इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपके रिसर्च पेपर का क्या प्रभाव है, तो वो इम्पैक्ट फैक्टर से ही उसका जांच किया जाएगा। यानी कि किसी भी रिसर्च पेपर का क्वालिटी को चेक करने के लिए हम लोग उसके इम्पैक्ट फैक्टर को देखेंगे, उसके इम्पैक्ट फैक्टर को चेक करेंगे। आज का लास्ट जो सवाल है वो यह है, बेहतर शोध नैतिकता मतलब कि गुड रिसर्च एथिक्स का क्या मतलब होता है। रिसर्च एथिक्स का क्या अर्थ होता है। पहला, अपनी शोध प्रायोजित कंपनी में धारित शेयरों स्टॉकों को प्रकट न करना, ठीक है, या फिर केवल किसी पीएचडी शोध छात्र को ही विशेष शोध समस्या सौंपना। तीसरा है, किसी शैक्षिक पत्रिका की समीक्षा करने के लिए शोध पत्र से गोपनीय आंकड़ों पर अपने सहयोगियों से चर्चा करना। ऑप्शन डी है, एक ही शोध पांडुलिपि को एक से अधिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होने के लिए प्रस्तुत करना। रिसर्च का जो एथिक्स है दोस्तों वो ये कहता है कि रिसर्च उन्हीं व्यक्ति को करना चाहिए, उन्हीं व्यक्ति को रिसर्च करने के लिए सौंपना चाहिए जो पीएचडी शोध छात्र हों, ठीक है। इसीलिए अपने यहाँ भारत में रिसर्च करने के लिए एक डिग्री ही बनाया गया है जिसको एमफिल और पीएचडी कहते हैं। उनसे नीचे वाले छात्रों को शोध करने नहीं दिया जाता है। तो रिसर्च एथिक्स दरअसल ये कहता है कि मिनिमम यदि आप शोध कर रहे हैं तो आपको पीएचडी स्कॉलर होना चाहिए, एमफिल स्कॉलर होना चाहिए। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो ये होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ ही दोस्तों आज का सवाल हमारा ख़त्म हुआ। फिर मिलेंगे आपसे एक नए सवाल के साथ। अब मैं अगले साल का सवाल लेकर के आऊँगा आपके साथ। और यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि इस तरीके के वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।